नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम मूल विधि में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को देखने वाले हैं। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें इसे हम दो पार्ट में कवर कर लेंगे, पूरे के पूरे एक्ट को महत्वपूर्ण। चलो शुरुआत करते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भूमि अर्जन, अधिग्रहण, पुनर्वसन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है। भूमि अर्जन का मतलब भूमि को सरकार द्वारा लेना तथा पुनर्वासन, भरपाई या बसावट करना। पुनर्व्यवस्थापन में किसी बस्ती को बसाना तथा उसमें जल, सड़क, बिजली आदि मूलभूत आवश्यकता चीजों की भरपाई करना। यह एक्ट 26 सितंबर 2013 को पारित हुआ था तथा लागू 1 जनवरी 2014 को हुआ था। इसमें कुल अध्याय 13 हैं, कुल धाराएं 114 तथा कुल अनुसूची 4 हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ संपूर्ण है, जो कि संपूर्ण भारत में है। धारा 2 इस एक्ट के लागू होने के संदर्भ में है। धारा 2 इस एक्ट के लागू होने के संदर्भ में यह बताती है कि समूची सरकार कब भूमि अधिग्रहण कर सकती है। धारा 2 में यह बताया है कि सरकार भूमि को कब अधिग्रहण कर सकती है। जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएएफ या पुलिस आदि के सेंटर हेतु या सामरिक ठिकानों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण सरकार कर सकती है। अवस्थापना, ट्रेन, ट्रक्स, रोड, अस्पताल आदि, स्कूल, पार्क आदि बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है सरकार। कृषि से संबंधित कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं प्रसंस्करण इकाई या भंडार गृह आदि के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है सरकार। औद्योगिक कॉरिडोर, खान या खनन के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। सिंचाई संबंधी बांध हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकती है। रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु, स्पोर्ट्स, पर्यटन, स्पेस के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है सरकार। धारा 3 में हमारी परिभाषाएं हैं। धारा 3 से प्रभावित कुटुंब ऐसी परिवार जिसकी भूमि या स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण कर अर्जन किया जाता है। ऐसे परिवार जो भूमि का मालिक तो नहीं है पर भूमि अधिग्रहण करने से 3 साल पहले या उस पर कार्य कर रहे हैं और उस पर रोजी रोटी की आजीविका आश्रित हैं। एससी अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य एवं वन निवासी जिनके वन्य अधिकार अधिग्रहण के कारण खो गए हैं। ऐसे परिवार जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत अर्जन के 3 साल पहले तक वनों या जलाशयों पर निर्भर रहा है, केवल भी इसी में शामिल हैं। जैसे कि वन उपज से इकट्ठा करना, शिकार करना तथा मछली पालन करना। धारा 3D में कृषि भूमि है। निम्नलिखित कार्यों में यदि भूमि उपयोग हो रही है तो माना जाएगा कि वह कृषि भूमि है। जैसे कि खेती या उस भूमि में खेती या उद्यान कृषि जैसे सब्जी, फूल, फल आदि हो रहे हैं तो वह भूमि कृषि योग्य है। दुग्ध, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम नर्सरी आदि की भूमि, पशुओं के चरगाह, फसलों और वृक्षों या घास का बढ़ना, ये सभी कृषि भूमि के अंतर्गत आती हैं। धारा 3I
धारा 3 आई, अर्जन की लागत। सरकार किसी भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है तो उसकी लागत मूल्य कैसे निर्धारित करेगी। अगर सरकार भूमि को अर्जन करना चाहती है तो उसकी लागत तथा उसके मुआवजा किस आधार पर निर्धारित करती है। जमीन की कीमत, मुआवजे की रकम और उस भूमि पर खड़ी फसल का मूल्य से निर्धारित होगी। या प्रभावित परिवार के दोबारा बसने के लिए भूमि और भवन की लागत के अनुसार, या फिर दोबारा बसने वाले क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख सुविधाओं की लागत हेतु के आधार पर भूमि उसकी मूल्य को निर्धारित करती है। सरकार उसके मूल्य को निर्धारित करती है। धारा 3 के विस्थापित कुटुंब, वे परिवार जिनका भूमि अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्स्थान होना है। धारा 3M परिवार या कुटुंब की परिभाषा। धारा 3M परिवार या कुटुंब की परिभाषा, इन लोगों को फैमिली में काउंट नहीं किया जाता है। परिवार में कौन कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, विधवा महिला हो या तलाकशुदा महिला हो तथा परिवार से निकाली गई महिला परिवार में शामिल नहीं होते हैं। या परिवार में कौन कौन शामिल होते, कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति उस पर आश्रित पति हो या पत्नी हो, या अवयस्क संतान हो, या अवयस्क भाई हो, या अवयस्क बहनें हो, ये सभी परिवार के अंतर्गत आते हैं। प्यारे साथियों, आज हम इतना ही टॉपिक रहने देंगे। इससे आगे की कल धाराएं हम टोटल इससे आगे कल महत्वपूर्ण जो धाराएं बनने वाली हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत, उन्हें हम कल एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा कर लेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक कमेंट करना ना भूलें।